गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का जापान सीरीज के 28वें एपिसोड में। आज के वीडियो में हम जापान के सबसे पुराने जू से लेके रात को जापान के सबसे ऊंचे बिल्डिंग्स में से एक से सनसेट देखने वाले हैं। तो सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय द वीडियो। आज फाइनली 4-5 दिनों के बाद आई थिंक मेरे और आर्यन की स्लीप साइकिल जापान स्टैंडर्ड टाइम से सेट हो गई है। आज सुबह आर्यन की नींद कितने 7:30 बजे खुल गई, 6:45। आज का दिन शुरू करने से पहले मैंने रियलाइज किया कि मेरे सुइका कार्ड का बैलेंस खत्म हो गया। सिर्फ 100 येन बचे थे, इसीलिए मैंने इस मशीन पे दिन शुरू करने के पहले ही 3000 येन का रिचार्ज करवा लिया। आज का दिन शुरू करने से पहले, टोक्यो एक्सप्लोर करने से पहले और उएनो जू जाने के पहले मैं और आर्यन बिल्कुल कल की तरह एक ट्रेनिंग सेशन के साथ आज का दिन शुरू करने वाले हैं। कल हम जिस लाइन के साथ ताकादानो बाबा स्टेशन गए थे, हम एग्जैक्टली वही रूट फॉलो करके आज भी वहाँ तक जाएंगे। आज हम घर से स्लाइटली लेट निकले, इसीलिए पीक ऑफिस आज यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, जो एक्चुअली थोड़ा सा रिफ्रेशिंग है। यूजुअली शिंजुकू को 8 साढ़े 8 बजे इतनी भीड़ हो जाती है कि बैग वैग पकड़ के ट्रेन में घुसना ये थोड़ा सा मेंटली केओटिक बन जाता है। पर अभी कितने बजे हैं? अभी 9:18 है, इसीलिए वो ऑफिस क्राउड का जो पीक क्राउड है वो ऑलरेडी चला गया है। स्वागत है आप सभी का ताकादानो बाबा में। ये जो इलाका है जहाँ पर मैं और आर्यन हर सुबह ट्रेन करने के लिए आते हैं, वो आपने शायद से कभी पहले सुना नहीं होगा। शिबुया, शिंजुकू, असाकुसा, आकिहाबारा, ये जो भी नेबरहुड्स है, ये टोक्यो टूरिस्ट में थोड़े से ज्यादा पॉपुलर होते हैं। रीजन बीइंग कि ताकादानो बाबा में कोई टूरिस्टी स्पॉट्स नहीं है। ये नेबरहुड 2 मेन रीजंस की वजह से बढ़िया और फेमस है। सबसे पहले इस इलाके में ना रेंट की अगर बात की तो टोक्यो के स्टैंडर्ड्स के अनुसार काफी कम होते हैं, इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स या बहुत सारे ऑफिस वर्कर्स इस इलाके में आके घर रेंट करते हैं और यहाँ पर रुकते हैं। सेकंड रीजन, ये जो स्टेशन है ये सेंट्रल टोक्यो से काफी अच्छे से कनेक्टेड है, इसीलिए यहाँ पर रह के हर सुबह ऑफिस कम्यूट करना ये काफी कन्वीनियंट बन जाता है। और सबसे कॉमन एज डेमोग्राफिक के लोग जो आपको इस इलाके में दिखेंगे वो है स्टूडेंट्स। इस नेबरहुड में यूनिवर्सिटीज बहुत अच्छे हैं और बहुत ज्यादा है, तो इन रीजन की वजह से आपने ताकादानो बाबा ये एरिया या ये नेबरहुड पहले कभी सुनी नहीं होगी। पर थोड़े से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट दिस एरिया। तो क्योंकि मैं और आर्यन इस स्पोर्ट्स सेंटर में ट्रेनिंग सेशन लगाने के लिए कल आए थे, आज फेमिलियरिटी होने की वजह से हमें एग्जैक्टली पता है कहाँ पे जाना है, कौन सा मशीन इस्तेमाल करना है और कौन सा टिकट लेना है। इसीलिए आज ये पूरी प्रोसेस 1-2 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगी। कल हमारा यहाँ पे फर्स्ट टाइम होने की वजह से हमें एग्जैक्टली पता नहीं था कि जिम कौन से फ्लोर पे है और टिकट कहाँ से खरीदना है, इसीलिए काफी ज्यादा पूछताछ करनी पड़ी। बिल्डिंग के जस्ट बाहर 2 वेंडिंग मशीन है और काफी अच्छा लोकेशन है, क्योंकि अंदर जिम्नेजियम, स्विमिंग पूल, ये सारी फिजिकल एक्टिविटी वाली चीजें हैं। उन्होंने वेंडिंग मशीन्स भी एकदम उसके अकॉर्डिंग लगाया है। यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स है, पानी है, विटामिन सी की बोतल है और सिंपल शुगर्स के लिए जूसेस। मसल ब्लेज की कंप्रेशन टी शर्ट में क्विक ड्राई टेक्नोलॉजी होने के साथ साथ ब्रीदेबल फैब्रिक होने की वजह से ये हार्डकोर ट्रेनिंग सेशंस लगाने के लिए बेस्ट ऑप्शन है। इस रेड एयर टेक कंप्रेशन टी शर्ट को चेकआउट करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहली लिंक को क्लिक करना। तो आज सुबह से कुछ खाया नहीं है, इसीलिए इसी जिम्नेजियम के बिल्डिंग के अंदर यहाँ पर एक फैमिली मार्ट है जो काफी कन्वीनियंट लोकेशन है। तो आज नाश्ते के लिए 2 राइस बॉल्स, तो ये भी सही है। हमने बिल्डिंग उस वाले एंट्रेंस से एंटर की थी, पर इस फैमिली मार्ट का एक दूसरा अलग एग्जिट है जो ठीक पार्क में खुलता है। मैं आया था वहां से
और हमने बिल्डिंग एंटर की थी ऑल द वे सामने से। तो ये एक काफी यूनिक सा एग्जिट है जो देखो एकदम मस्त पार्क में खुलता है। अब ये जो नाश्ता है वो मैं यहाँ पर स्टूल में बैठ के अच्छे से नेचर के बीचों बीच खाऊंगा। यार जिम की अगर बात की, इनके पास कल के चेस्ट डे के लिए बहुत बढ़िया इक्विपमेंट था। उनके पास एक मशीन चेस्ट प्रेस था, शोल्डर प्रेस की मशीन थी। तो कल का चेस्ट डे मैं और आर्यन बहुत अच्छे से लगा पाए, पर आज के बैक सेशन के लिए उनके पास ज्यादा इक्विपमेंट नहीं था। वैसे उनके पास एक लैट पुल डाउन की मशीन थी जिसमें बहुत सारे अलग अलग अटैचमेंट्स थे, पर मशीन आउट ऑफ ऑर्डर होने की वजह से कोई उसे इस्तेमाल नहीं कर पाया। इसीलिए वो टूटी लैट पुल डाउन की मशीन छोड़ के उनके पास सिर्फ एक मशीन अवेलेबल थी और वो थी केबल रो। पर मेरे ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स इतने अच्छे होने की वजह से मैंने आज के पूरे बैक सेशन के लिए सिर्फ केबल रोज लगाया, सारे सेट्स फेलियर तक लगाया एंड इन द एंड आई हैड अ ग्रेट सेशन। अब ये खाएंगे और हमारे पहले डेस्टिनेशन पे जाएंगे। आर्यन, वर्कआउट कैसा था? नॉर्मल, ठीक ठाक था ना? हाँ ठीक ठाक था। बैक डे के लिए आई गेस लैट पुल डाउन ना होना वाज द बिगेस्ट डिसएडवांटेज, काइंड ऑफ थ्रू अस आउट ऑफ लूप। बट अभी एक सैंडविच और फिर वॉलनट ब्रेड। आज काफी शांत और सुंदर सा माहौल है। बहुत सारे लोग पार्क में आए हैं। वहाँ पे एक औरत कुछ किताब विताब पढ़ रही है, वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। बहुत रिलैक्सिंग एटमॉस्फेयर है और वेदर भी थोड़ा सा ओवरकास्ट होने की वजह से पता नहीं अलग वाइब आ रही है। काफी होलसम लगता है यार ये सब देख के। बच्चे खेल रहे हैं, रेस कर रहा है, बहुत बहुत पीसफुल है। कभी आप जापान आते हो ना, बस पार्क में आओ किसी ऑब्जेक्टिव के बिना और बस बैठो। आपको चिड़ियों के आवाज आएंगे, लोग खेलते हुए दिखेंगे, कुछ लोग किताब पढ़ रहे होंगे, कोई अपने डॉग्स को वॉक पे लेके आया होगा, कुछ बूढ़े लोग भी होंगे जो बस नेचर एंजॉय कर रहे हैं। वेरी नाइस, आ जाओ कभी। यूजुअली जब हम जापान घूम रहे होते हैं तो कभी रोड पे देख के ऐसा लगता नहीं है कि इससे मुझे इंडिया की याद आती है। पर अभी आर्यन ने एक बहुत बढ़िया ऑब्जर्वेशन बनाया और मेरे सामने एक बिल्डिंग है जिसके ठीक नीचे थोड़ी बहुत दुकानें हैं। अब मैं कैमरा फ्लिप करने वाला हूँ और आप सबको इंडिया की थोड़ी सी याद आने वाली है। आप ही बताओ, इंडिया में भी ऐसी सिस्टम होती है ना? अपार्टमेंट बिल्डिंग होती है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग होती है और नीचे किरानों वालों की दुकान होती है, मेडिकल की दुकान होती है, इस्त्री वाले की दुकान होती है। ये सिस्टम सेम टू सेम उसकी याद दिला रहा है मुझे। गुड पॉइंट। शायद ये इसलिए हो सकता है क्योंकि ताकादानो बाबा एक रेसिडेंशियल एरिया है और हमने इनके रेसिडेंशियल एरियाज इतने ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया है पिछले 4 दिनों के ओवर एक्सर्शन की वजह से और कल के नींद की वजह से। आज हम दोनों के एनर्जी लेवल्स थोड़े से डाउन है, इसीलिए आज की दूसरी कॉफी इसकी सचमुच जरूरत है क्योंकि पूरा दिन करने के लिए काफी सारी चीजें होने वाली है। तो ये उठाते हैं और जू जाते हैं। उएनो अपने जू के लिए इतना फेमस है कि स्टेशन पे जो वॉशरूम है उसकी थीम भी उन्होंने जू जैसी बनाई है। दीवार पे अलग अलग एनिमल्स है। जापान बीइंग जापान। तो मैं आप सबको उएनो स्टेशन के अंदर की एक छोटी सी टूर देना चाहता हूँ क्योंकि उएनो एरिया जू के लिए इतनी ज्यादा मशहूर है। उन्होंने स्टेशन से ही जू का जो एसेंस है वो यहाँ पर लाया है। ये देखो, यामानोते लाइन का जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर एक पेंगुइन बनाया है। उसके ठीक ऑपोजिट साइड पे 3 नंबर का जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर एक लायन बनाया है। यहाँ पर भी देखो एक और लायन, और ऐसे हर जगह पे जो भी अलग अलग जानवर है जू में अवेलेबल है। और ये जू जिन जानवरों के लिए फेमस है उनके फोटोज उन्होंने प्लेटफॉर्म्स के एंट्रेंस पे चिपकाया है। बहुत क्रिएटिव है और बहुत जापान स्टाइल है। जापान ये सारी छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा करता है। अभी मैं आपको जो वॉशरूम दिखा रहा था उसके एंट्रेंस पे भी डिटेलिंग देखो। यहाँ पर एक स्क्विरल है, वहाँ पर ऊपर थोड़ी सी चिड़िया है। तो उएनो स्टेशन पे पार्क गेट करके एक एग्जिट है। ये गेट लेने के बाद करीब 500 मीटर की दूरी पे उएनो जू आता है। पैदल काफी पास में पड़ता है और जू का जो एंट्रेंस है वो स्टेशन एग्जिट करने के बाद ही दिखता है। अब उएनो जू के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। उएनो जू जापान का सबसे पुराना जू है जो 1882 साल में शुरू किया गया था। ये जू इतना बड़ा है, अगर मैं आपको एरिया वाइज नंबर बताऊंगा तो 35 एकड़ का ये जू है जो 2 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, ईस्ट गार्डन्स और वेस्ट गार्डन्स। इस जू का साइज इतना बड़ा होने की वजह से और ये दोनों सेक्शंस इतने बड़े होने की वजह से दोनों सेक्शंस के बीच में एक मोनोरेल चलती है जो विजिटर्स को ईस्ट साइड से लेके वेस्ट साइड तक लेके जाती है। ये मोनोरेल भी काफी फैसिनेटिंग है क्योंकि ये जापान की पहली मोनोरेल है। इस जू में 4000 से ऊपर जानवर है और स्पीशीज की अगर बात की तो 300 से ऊपर स्पीशीज इस जू के अंदर मौजूद है। ये जू एक मेन एनिमल के लिए बहुत फेमस है और वो है पैंडास। यहाँ पर पैंडास के बहुत अलग अलग स्पीशीज हैं और टूरिस्ट पैंडास को देखने के लिए उएनो जू बहुत आते हैं। मैंने अपने लाइफ में कभी पैंडास देखे नहीं है, फर्स्ट टाइम। उएनो ये जो एरिया है ये अपने पार्क के लिए भी बहुत ज्यादा मशहूर है और उएनो जू इसी पार्क में लोकेटेड है। एक और फन फैक्ट, इवन जब मैं लास्ट टाइम यहाँ पर आया था बच्चों के स्कूल ट्रिप्स
बहुत ज़्यादा यहाँ पर आते हैं। तो स्कूल्स अपने बच्चों को फील्ड ट्रिप्स के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा लेके आते हैं। और आज वीकडे होने की वजह से आजू बाजू में कई अलग अलग बच्चे दिखाई दे रहा है जिन्होंने अपने स्कूल यूनिफॉर्म्स पहने हैं। पर आइडियली अगर आपको जू आना है तो सुबह जल्दी आओ या दिन के फर्स्ट हाफ में आओ, क्योंकि सेकेंड हाफ में बहुत सारे स्टॉल्स अंदर बंद हो जाते हैं और बहुत सारे जानवरों के जो एग्जीबिशंस होते हैं वो भी बंद हो जाते हैं। तो फर्स्ट हाफ में आने से आपको जू का पूरा एक्सपीरियंस मिल जाएगा। लास्ट टाइम जब मैं उएनो जू आया था, मैं 4 या 5 बजे आया था। इतना लेट आने की वजह से सारे जानवर दिखाई नहीं दिए, इसीलिए अभी हम एकदम परफेक्ट टाइम पे आए हैं। यहाँ पे टिकट विंडो या टिकट वेंडिंग मशीन से हम टिकट्स खरीद सकते हैं। सीधा बता रहा है, मतलब वहाँ पे जो काउंटर्स दिखाई दे रहा है वहीं पर होगा, वहाँ पर जो वेंडिंग मशीन है वहाँ से हम टिकट लेंगे और अंदर जाएंगे। टिकट खरीदने के लिए दोनों ऑप्शंस है, एक विंडो भी है और वेंडिंग मशीन भी है। प्राइसेस की अगर बात की, एक दिन का टिकट 600 येन है पर एडल्ट, यानी इंडिया के 300-400 रुपए के आसपास। काफ़ी डिसेंट है। और अगर आप डिसेबल्ड हो या सीनियर सिटीजन हो तो आपको फ्री एंट्री मिलती है। तो हम यहाँ से 2 टिकट उठाएंगे। छुट्टा पैसा मिल गया। एक टिकट पे भी इन लोगों ने आर्ट बनाया। अब हम इस टिकट को यहाँ पर जो औरत बैठी है उनको दिखाएंगे और जू एंटर करेंगे। काफी कूल है, देखो इसके टिकट के ऊपर का आर्ट और मेरे टिकट के ऊपर का आर्ट दोनों अलग है। ये मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था। और इन्होंने एक स्टैम्प लगा दिया है और अब हम अंदर हैं। अब सबसे पहले आई थिंक हमें कोई मैप देखना चाहिए, क्योंकि इस जू के बहुत अलग अलग सेक्शंस है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और एंटर करते करते एक इन्फॉर्मेशन बोर्ड आ गया। कहाँ जाना है आर्यन? इसको मुझसे ज्यादा एनिमल्स में इंटरेस्ट है, तो ये आज का पूरा टूर गाइड करेगा और लीड करेगा और मैं इसके पीछे पीछे जाऊंगा। पैंडा वहाँ पे देखो, जायंट पैंडा फर्स्ट ही है एंटर करने के बाद। पहले उधर जाना, बट यू आर हियर। आई गेस पैंडा फॉरेस्ट अलग है और जायंट पैंडा अलग है। ऑल्सो इस इन्फॉर्मेशन बोर्ड पे क्लोजिंग आवर्स भी लिखे हैं, तो ये काफी यूजफुल हो सकता है। पहली चीज जो बंद होने वाली है वो 1:30 बजे है, तो हमारे पास 1.5 घंटे का समय है। नॉट बैड, सब कुछ देख पाएंगे। जिंदगी में बस एक ही गोल है और एक ही चीज चाहिए, इस हाथी जितना बड़ा होना है। मास्क देखो इसका, बस इतना साइज का होना है नेचुरली, फिर मैं खुश। सपोज्ड टू बी अ टाइगर इन हियर। दिखाई नहीं दे रहा है, ये देखो सुमात्रन टाइगर उधर एकदम पीछे सोया हुआ है, दिख रहा है क्या? शायद से। वहाँ जाके देखता है। टाइगर एक काफी कूल एनिमल है। ऑरा है, ऑरा टाइगर के अंदर, पर टाइगर से ज्यादा ऑरा लायन में है। लायन एक बहुत मैजेस्टिक एनिमल है इन इट्स ओन लीग। यहाँ पर लोग कलेक्टेड है। दिख गया, ये देखो काफी दूर बैठा है पर दिखाई दे रहा है। नाइस। मुझे पहले लगा सो रहा होगा, बट ओ पास आ रहा है। पास से और सुंदर दिखता है। इस जानवर को बोलते हैं व्हाइट हैंडेड गिबन। मील कर रहा है भाई, पेड़ से जो भी मिल रहा है वो खा रहा है। और देखो कैसे लटक रहा है, एक हाथ से। ग्रिप स्ट्रेंथ देखो इसकी, लटक के अपना मील कर रहा है। यहाँ पेड़ पे कुछ फ्रूट या कुछ होगा, अंदर से देखता है। अब यहाँ पर ये देखो गोरिल्ला का क्या हुआ आर्यन? आई थिंक वो ट्रेन करने गया। ये देखो गोरिल्ला के फुटस्टेप्स नहीं है। नेक्स्ट टाइम गाइस हमारे पास एक और चांस है। एक और वेस्टर्न लोलैंड गोरिल्ला दिखाएगा, नहीं है? मेरा इंस्पिरेशन है यार वो गोरिल्ला इमोजी है ना, 7.5 सालों से मैं यूज कर रहा हूँ। हर बिफोर एंड आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन में गोरिल्ला इमोजी। तो जू के बीचों बीच हमें दिख गया है एक रेस्टोरेंट। क्या क्या बेचता है वो देखता है। कॉर्न डॉग है, सॉसेज है, फ्राइड चिकन है और याकीसोबा है। याकीसोबा ट्राई कर सकते हैं। ये एक जापानीज डिश होती है जो बेसिकली फ्राइड नूडल्स होते हैं। मैंने आज तक कभी खाया नहीं है पर बहुत सुना है, शायद ले सकते हैं। और डेजर्ट्स भी है। माचा आइसक्रीम तो लेना ही पड़ेगा। माचा आइसक्रीम है, सादा वेनिला आइसक्रीम है। और इस कैफे के ठीक सामने काफी सारे बेंचेस रखे हैं जहाँ पर हम बैठ के खा पाएंगे। पर मे भी हम वापस आएंगे, अभी इतना एपेटाइट नहीं है। अच्छा आर्यन तो लाइन में लग गया। चल ठीक है एंजॉय करते हैं थोड़ा। तो एक और बड़ा रीजन कि इस कैफे के ठीक सामने इतने सारे बेंचेस है, क्योंकि हम खाना लेके जू में चलते चलते वो खा नहीं सकते। जापान में आप रोड्स पे या कहीं पर भी खाना खाते खाते चल नहीं सकते, ये मतलब इनका प्रिंसिपल है। इसीलिए हर बार ऐसे शॉप्स के बाहर बेंचेस रखे हुए होंगे, तो वहाँ पे बैठ के ही ये सारे फूड्स खाने हैं और इन्हें एंजॉय करने हैं। मस्त बैठते हैं। और हमने इन दी एंड मिक्स लिया, तो आधा वेनिला है आधा माचा है। अच्छा होगा क्योंकि पूरा माचा होता ना तो वो एंड में थोड़ा सा वियर्ड टेस्ट करने लगता है। माचा का जो फ्लेवर है वो बिटर होता है और वेनिला स्वीट है, तो ये कम्प्लीटली एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे और एक अच्छा बैलेंस प्रोवाइड करेंगे। चीयर्स। तो करीब 10 मिनट चलने के बाद मैं और आर्यन पार्क के दूसरे साइड पे आ गए हैं, जहाँ पर एक बहुत बड़ी क्यू यहीं से शुरू हो रही है। एक रीजन के लिए, याद है मैंने कहा था लोग हर जगह से ये जायंट पैंडास देखने के लिए उएनो जू आते हैं, तो उसकी लाइन यहाँ से शुरू होती है।
काफी लंबी लाइन होगी। 2 पैंडास है, एक के लिए 30 मिनट वेटिंग टाइम, दूसरे के लिए 10। हम लोग 10 वाले के पास जा रहे हैं, बट आई थिंक एस्टिमेट थोड़ा सा अपडेट होने वाला है अभी, बट फिंगर्स क्रॉस्ड वी गेट इन गेट आउट क्विकली। लाइन वैसे काफी बढ़िया है और यहाँ पे एंट्रेंस पे यहाँ 10 मिनट दिखा रहा है, देखते हैं। तो उएनो जू का जो ये सेक्शन है वहाँ पर मैं लास्ट टाइम आ नहीं सका। मैं शाम के 4-5 बजे यहाँ पर आया था और आधे से ज्यादा एनिमल्स के एग्जीबिशंस बंद हो गए थे, इसीलिए ये मेरे लिए भी एक नया एक्सपीरियंस होगा। यहाँ से अंदर एंट्रेंस है और जायंट पैंडास भी वहीं पर है। दैट इज क्रेजी। ऑनेस्टली काफी कूल मोमेंट था। मैंने जिंदगी में अपने आंखों से कभी पैंडा नहीं देखा है। ये पैंडा देखने के बाद पता नहीं क्यों कुंफू पैंडा की याद आ गई। हमने स्क्रीन्स पे बचपन से उस एनिमेशन को देखा है, पर वो असली में जब एग्जिस्ट कर रहा होता है बहुत अलग फीलिंग आती है और काफी मैजेस्टिक एनिमल भी है। आई एम फुल्ली अवेयर कि ये एक रेयर एनिमल है, तो इसे देखने की अपॉर्चुनिटी मिली है, ये एक बहुत बढ़िया बात है। पर मजा आ गया, फर्स्ट पैंडा एवर। और आर्यन अपना ये कौन सा फोन है? गूगल पिक्सल 9 प्रो फोल्ड। गूगल पिक्सल 9 प्रो फोल्ड के कैमरा को टेस्ट कर रहा है, तो काफी बढ़िया शॉट्स आया। ऑल्सो आर्यन आपको बता रहा था ना कि 2 पैंडास है, एक का वेटिंग टाइम 10 मिनट है और एक का वेटिंग टाइम आधा घंटा है। अभी हमने जिस पैंडा को देखा वो 10 मिनट वेटिंग लाइन वाला पैंडा था और पैंडा के जस्ट राइट साइड में एक बोर्ड था जिसपे उसका नाम लिखा था। इस पैंडा का नाम शाओ शाओ है, XIAO। और अगला जो पैंडा है जिसका वेटिंग टाइम 30 मिनट है उसका नाम मे है। 2 बहुत ही रेयर ग्रेट पैंडास उएनो जू में है, देख के काफी अच्छा लगा। अगर आप कभी आते हो आई वुड से इट इज वर्थ द वेट। यहाँ पर कई गिफ्ट शॉप्स भी है, अगर आपको कोई सूवेनियर्स लेने हैं। ऐसे सॉफ्ट टॉयज है, लायन के सॉफ्ट टॉयज है और ये पूरी दुकान बस पैंडास के लिए। ब्रीद इन ब्रीद आउट। एक बहुत सैड चीज़ हुई। शिंजुकू स्टेशन वापस आते वक्त मैं स्टेशन की ओर चल रहा था और मैं अपना सुइका कार्ड ढूंढ रहा था और सुइका कार्ड ढूंढते ढूंढते मैंने जेब के अंदर हाथ डाला। मुझे एक ही कार्ड महसूस हुआ जो हमारे होटल का कार्ड है। क्वेश्चन आता है सुइका कार्ड चला कहाँ गया? मुझे एग्जैक्टली वो मोमेंट पता है जहाँ पर सुइका कार्ड शायद गिर गया होगा। मेरी जो बैग है उसके राइट साइड में मैं अपनी पावर बैंक रखता हूँ और शूट करते करते फ़ोन की बैटरी मर गई थी, इसीलिए मैंने पावर बैंक की केबल राइट साइड से ली थी और मैं फ़ोन चार्ज कर रहा था। और मैं जब भी शूट नहीं कर रहा था कन्वीनियंस के लिए, क्योंकि पावर बैंक राइट साइड पे है, मैं अपना फ़ोन भी राइट पॉकेट में रख रहा था। और यूजुअली मेरी सिस्टम होती है फ़ोन जिस पॉकेट में होता है उसके ऑपोजिट पॉकेट में सुइका कार्ड रखना। इससे फ़ोन निकालते वक्त सुइका कार्ड गिर विर जाने के चांसेस 0 हो जाते हैं। पर मैंने ये स्विच नहीं बनाया कि जब मैंने फ़ोन यहाँ डाला मुझे सुइका कार्ड यहाँ डालने चाहिए थे, पर वो शायद इधर ही रह गए। एंड व्हेन आई पुल्ड आउट माय फ़ोन वो शायद गिर गया। अब अनफॉर्चुनेट इसीलिए है क्योंकि उस कार्ड के अंदर 3000 येन का बैलेंस था, तो वो एक्सेप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। प्लस वो सुइका कार्ड थोड़ा स्पेशल था, पहला सुइका कार्ड था, 500 येन डिपॉजिट के लिए भरे थे। हम क्या करें, अब क्या करें, एक शायद नया लेना पड़ेगा, बट इट्स सैड, होता है ये चीज़ है ट्रैवलिंग करते वक्त। अब फिलहाल होटल रूम जाते हैं, ये टिकट अंदर डालते हैं इस स्टेशन से, वहाँ से या कुछ एक नया सुइका कार्ड उठाते हैं। ओह हो टिकट डालना है वापस। और ये सुइका कार्ड लेना इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि मैं हर बार उस वेंडिंग मशीन पे जाके एक टिकट खरीदने नहीं वाला। वो टिकट खरीदना भी एक थोड़ी सी इनकन्वीनियंट प्रोसेस होती है। स्टेशन का नाम सर्च करो, 1000 येन की नोट डालो, फिर 1000 अलग अलग सिक्के बाहर निकलेंगे क्योंकि फेयर्स थोड़े से अजीब होते हैं। 283 या 170 ऐसे अजीब नंबर्स होने की वजह से छुट्टा पैसा बहुत निकलता है। तो कोई नहीं, सैड मोमेंट है। ऐसा पहली बार जापान ट्रिप पे हुआ है। यूजुअली पूरी ट्रिप बहुत हैप्पी और स्मूथ जाती है, पर ये भी एक नया एक्सपीरियंस है। तो मुझे गाड़ियों में और बाइक में इन जनरल लग्जरी आइटम्स में इतना
इतना कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर जब मुझे एक गाड़ी दिखती है तो वो देखने में आंखों को बहुत अच्छा लगता है। मैंने और आर्यन ने अभी क्या दिखा आर्यन? रोल्स रॉयस, एंड उसके बाद हम उसके प्राइस की बात कर रहे थे, फिर आई एक मैक्लेरन P1। और वो जो रोल्स रॉयस थी वो एक मैट ब्लैक रोल्स रॉयस थी, तो देखने में काफी अच्छा लगा। और मुझे इन प्राइसेस के बारे में कुछ पता नहीं रहता, तो मैं आर्यन को पूछ रहा था रोल्स रॉयस कितनी की है, उसने बताया। फिर आंखों के सामने क्या है वो मैक्लेरन P1 चली गई, और देखने से मुझे लगता है कि वो लग्जरी कार है, तो मैंने आर्यन को दिखाया। फिर वो और चौंक गया, फिर हमने उसकी प्राइस चेक की, मैं भी चौंक गया। फिर शिंजुकू में बस चिल कर रहे हैं ऐसे कार से। वो मैक्लेरन वो एक बेस रोल्स रॉयस के प्राइस से 4 गुना ज़्यादा है, और मेरे क्विड के कंपैरिजन में। अब बस एक चीज चेक करनी है, क्लीनिंग वाले लोग आए हैं कि नहीं। शायद से नहीं आया है। हमारे कप नूडल्स सेफ है। हम ये डिस्कस कर रहे थे कि अगर रूम क्लीनिंग सर्विस आ गई और उन्होंने ये कंज्यूम्ड कप नूडल्स देखे तो वो शायद इन्हें डस्टबिन में डाल देंगे। पर हमें मेमोरीज के लिए ये कप्स घर लेके जाने हैं, क्योंकि हमने इन कप्स को कस्टम बनाया है। ये मेरा 2 मिलियन वाला कल का कप है, ये आर्यन का पोकेबॉल वाला कप है। तो अच्छा है उन्होंने नहीं लिया। हम इन कप्स को अच्छे से साफ करेंगे और मेमोरीज के लिए घर लेके जाएंगे। ओके, मूवमेंट आ गया है। मैं और आर्यन रूम में जाके कपड़े वपड़े सब बदल के आया। अब मैं एक नया सुइका कार्ड लूंगा। अच्छा है कि यहाँ पर एक वेंडिंग मशीन से भी सुइका कार्ड ले सकते हैं। मुझे ये डर था कि हमें कोई JR के काउंटर में जाके वहाँ से कुछ लेना पड़ेगा। वैसे हम वो भी कर सकते हैं, वहाँ पर एक JR ऑफिस है जहाँ से हम नया सुइका कार्ड ले सकते हैं। योर सुइका कैन बी रीइशूड इफ लॉस्ट। ओके माइट चार्ज अ बिट मोर आई गेस टू कंफर्म द कंटेंट्स ऑफ योर एप्लीकेशन। ठीक है, आई गेस उनको अगर मैं यहाँ पे अपना नाम डालूंगा। ओके, ओह दैट्स कंफर्म। सो जब मैंने ये सुइका कार्ड लिया था, ठीक है, तब उन्होंने मेरा पासपोर्ट लिया था, तो शायद ये मेरे पासपोर्ट से वो फेच करेगा। ओके, एक ब्रांड न्यू सुइका कार्ड मिल गया है जिसके ऊपर मेरा नाम छपा हुआ है, तो ये काफी कूल है। ये देख, मेरा नाम छपा हुआ है। अब यार एक बार सुइका कार्ड खोने की वजह से इसकी वैल्यू बढ़ गई है। अब ये मेरे जान से भी ज्यादा वैल्यूएबल है। इसको मैं अब अच्छे से प्रोटेक्ट करूंगा और सही पॉकेट के अंदर रखूंगा। लेट्स गो, वॉलेट में रख ले। स्वागत है आप सभी का रोप्पोंगी नाम के एरिया में। अभी जहाँ पर मैं और आर्यन जा रहे हैं उस बिल्डिंग का नाम रोप्पोंगी हिल्स है। उस बिल्डिंग के अंदर मल्टीपल बिल्डिंग्स है और हम उनमें से एक बिल्डिंग के अंदर जाने वाले हैं, जिसे मोरी टावर कहते हैं। मोरी टावर के अंदर 50वें मंजिले से ऊपर एक ऑब्जर्वेशन डेक है, एक छोटा सा कैफे है। ये टोक्यो में उन ऑब्जर्वेशन डेक्स में से एक है जहाँ पर मैं पास में कभी गया नहीं हूँ, इसीलिए काफी अच्छा एक्सपीरियंस होगा। बिल्डिंग सर्कुलर और राउंड होने की वजह से ऑब्जर्वेशन डेक भी काफी यूनिक है, तो एकदम वहाँ ऊपर जाके काफी अच्छा लगेगा। और कैफे होने की वजह से मैंने और आर्यन ने रूम में जाके हमारे लैपटॉप चार्ज किए और एडिटिंग करने के लिए जो भी सामान लगता है वो सब इस बैग में पैक किया है। तो रास्ता क्रॉस करने के लिए यहाँ पर कोई जीब्रा क्रॉसिंग नहीं है, इसीलिए टोक्यो बीइंग टोक्यो उन्होंने हर जगह की तरह एक अंडरग्राउंड पाथवे बनाया है जो नीचे से हमें रास्ता क्रॉस करने में मदद करेगा। यहाँ पर कोई ट्रेन स्टेशन या मेट्रो स्टेशन का एंट्रेंस नहीं है शायद, पर वो भी एक बार चेक करेंगे। शायद इस अंडरग्राउंड पाथवे का पर्पस सिर्फ रास्ता क्रॉस करना है। एग्जैक्टली, सिर्फ रास्ता क्रॉस करना है। और जैसे हमने सीढ़ियाँ ली वैसे ही हैंडीकैप्ड लोगों के लिए और उन लोगों के लिए जो चल नहीं सकते, यहाँ पर एलिवेटर्स भी है। तो सामने एक लेफ्ट आता है और एक राइट आता है, और एक काफी हेल्पफुल सा मैप बनाया है। तो हमें जाना है लेफ्ट, ऑब्वियसली रोप्पोंगी हिल्स, और स्टेशन का भी कनेक्शन यही लेफ्ट साइड से है। तो जाके देखते हैं। अब जब हम बाहर निकलेंगे बिल्डिंग ठीक हमारे सामने होगी, काफी मस्त दिखने वाला है। यहाँ पर है एस्केलेटर। वाह, बाप रे, अब पास आने के बाद बिल्डिंग और बड़ी दिख रही है, और यहाँ से यहाँ जाने के लिए भी एक एस्केलेटर है। सही है यार, साइज देखो इस बिल्डिंग का। आज मौसम भी इतना सुंदर है कि मैं सनसेट देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। एंड आई एम प्रीटी श्योर ये जो ऑब्जर्वेशन डेक है इसका एक एंट्रेंस टिकट हमें खरीदना पड़ेगा, तो वो भी देखते हैं। ऑल्सो अगर ये स्पाइडर देखे आप थोड़े से कंफ्यूज हो, तो ये जो टावर है इसके अंदर एक बहुत बड़ा आर्ट म्यूजियम भी है, इसीलिए एब्स्ट्रैक्ट आर्ट डिस्प्लेज ये सब इस टावर में बहुत ज़्यादा है। और गॉडजिला का भी एक एग्जीबिशन है, तो सारे आर्टिस्टिक चीज़ें यहाँ आपको देखने को मिलेगी। हम इसके पहले जिस ऑफिस में गए थे वो एक अलग ऑफिस था, वो पूरी बिल्डिंग कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस की है। हमें जहाँ पर जाना है उसका एंट्रेंस यहाँ पे है, तो दोनों आर्ट म्यूजियम का और ऊपर के ऑब्जर्वेशन डेक का एंट्रेंस हम यहाँ से खरीदेंगे। और सिर्फ इसके अंदर का आर्ट म्यूजियम ही नहीं, बिल्डिंग का भी आर्किटेक्चर काफी यूनिक है। एंट्रेंस के पास वाली जो बिल्डिंग है उसमें अलग अलग शेप्स है, अलग अलग स्ट्रक्चर्स है, जिसकी वजह से एक बहुत अर्बन और बहुत मॉडर्न वाइब इसमें आती है। अगर आपने कभी माइनक्राफ्ट में क्रिएटिव मोड खेला है तो ये कुछ इस टाइप का लग रहा है। तो 2000 येन की टिकट पड़ी इंडिया के 12
1200 रुपये हो गए। टिकट खरीदने का प्रोसेस काफ़ी सिंपल है। यहाँ पर 2 ऑप्शंस है, एक है ऑब्जर्वेशन डेक और एक है आर्ट म्यूजियम। आर्ट म्यूजियम में हमें इस बार नहीं जाना, इसीलिए हम यहाँ पर आ गए। मशीन के अंदर पैसे डालो, अडल्ट सेलेक्ट करो और इस टाइप का टिकट बाहर निकलता है। मैंने पहली बार टोक्यो में एक टिकट के ऊपर कोई आर्ट नहीं देखा। यूजुअली इनके सारे ऑब्जर्वेशन डेस्क के टिकटों पे हमेशा उस जगह का आर्ट, बहुत क्रिएटिव आर्ट बना होता है, पर इसके ऊपर सिर्फ एक QR कोड है, आज की डेट है और हम कितने बजे जाने वाले हैं ये है। काफी सिंपल टिकट है। स्वागत है आप सभी का 52वें मंजिले पे। यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है जो काफी महंगा है, ऑफ कोर्स इतने हाइट पे होने की वजह से, और यह है ऑब्जर्वेटरी का एंट्रेंस। वाओ, आर्टिस्टिक। मांगा कॉमिक्स के एनिमेशन जैसे स्क्रीन पे। यहाँ से टोक्यो टावर कितना सुंदर दिख रहा है देखो। और सिर्फ टोक्यो टावर ही नहीं, ऑल द वे वहाँ पे इन द डिस्टेंस टोक्यो स्काई ट्री भी देखने को मिलती है। आज लकीली मौसम बहुत बढ़िया है, इसीलिए टोक्यो सिटी का एक पूरा व्यू मिल रहा है। आई वंडर यहाँ से माउंट फूजी दिखेगा कि नहीं। ऑल्सो क्योंकि हम इतने ऊंचाई पे है, नारिता एयरपोर्ट वहाँ पर है, फार अवे इन द डिस्टेंस, इसीलिए आसमान से बहुत सारे प्लेन्स आ रहे हैं और वो उस दिशा में जा रहा है। इनका पूरा लैंडिंग एक्सपीरियंस हम देख पा रहे हैं। मुझे ये ऑब्जर्वेशन डेक काफ़ी बढ़िया लगा। सनलाइट बहुत आ रही है, इसीलिए एकदम सॉफ्ट लुक आ रहा है और पूरा टोक्यो शहर देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखो इनका हाईवे कितना मस्त लग रहा है, ऑल द वे वहाँ तक, और वहाँ से ही सनसेट होने वाला है, इसीलिए तब तो और भी क्रेजी दिखेगा। तो चाइना में एक शहर है, ठीक है, शहर को चोंगजिंग कहते हैं। आपने बहुत सारे रील्स में और शॉर्ट्स में इस शहर को देखा होगा। बंदा होता है, वो वीडियो बना रहा होता है, सबको लगता है कि वो बंदा ग्राउंड फ्लोर पे है, पर फिर वो नीचे का एक व्यू दिखाता है और पता चलता है कि वो 20th फ्लोर पे है। तो मुझे और आर्यन को पिछले 3 दिनों में ऐसे बहुत इंस्टेंसेस दिखे हैं जहाँ पर हमें लगा है कि हम ग्राउंड फ्लोर पे है, और अभी अभी उनमें से एक मोमेंट हुआ। हम इतनी देर टावर से नीचे आने के बाद उस फ्लोर पे थे जो हमें लगा था ग्राउंड फ्लोर है, और चलते चलते हम स्टेशन तक जा रहे थे और हम एक मंजिला ऐसे यहाँ से नीचे आया। हम थोड़े से कंफ्यूज थे, हमें लगा ठीक है ये ग्राउंड फ्लोर होगा, पर नहीं, यहाँ आने के बाद हमें नीचे जमीन पे एक्चुअल रास्ता दिखता है और ये ग्राउंड फ्लोर है। तो सोचो, ये सेपरेट फ्लोर है, ये सेपरेट फ्लोर है। हम जहाँ पर है वो एक अलग लेवल पे है, ये अलग लेवल पे है जहाँ से गाड़ियाँ जा रही है, और हम जहाँ से टावर एग्जिट करके निकले थे वो एक अलग फ्लोर है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो फ्यूचर है ये असली मॉडर्न सिटी है। काफी क्रेजी लगता है, पर जब ऐसे मोमेंट्स हम पकड़ते हैं तो मैंने और आर्यन को इन मोमेंट्स को क्या नाम दिया है? चोंगजिंग मोमेंट, ये इसको नाम दिया है। पर एवरीथिंग असाइड, यहाँ से टोक्यो टावर बड़ा सुंदर दिख रहा है। चलते हैं अगले डेस्टिनेशन पे। चोंगजिंग मोमेंट को परफेक्टली डिस्क्राइब करने के लिए हमें लोकेशन मिला है। एक और एलिमेंट यहाँ पे ऐड हुआ है, जहाँ पर वहाँ पे सड़कें है, प्रॉपर गाड़ियाँ चल रही है, वहाँ पर भी गाड़ियाँ चल रही है, वहाँ पर भी गाड़ियाँ चल रही है, वहाँ पर भी। कहाँ जाए, घूम गए हम और कौन से फ्लोर पे घूम गए वो भी पता नहीं। यार मेरा तो एक वाइब ही आ रहा है कि आई मीन द वाइब इज लेट्स जस्ट वॉक, डेस्टिनेशन भूल जाओ, बस वॉक करो, फाइंड द स्टेशन, फिर जाएगा। कितना रे, हम 8 स्टोरी नीचे आ गए हैं, नीचे नीचे नीचे, एंड दिस इज इक्विवेलेंट ऑफ 2 फ्लोर्स नाउ, 1 and 2, -9 पे हम। अगर आप एक मॉल में जाते हो और 9th फ्लोर पे जाते हो तो ऊपर जाके कैसा लगेगा? अब सोचो हम 9 फ्लोर नीचे आ गए, लोगों ने स्टेशन बनाया, व्हाट, एंड रेंज फुल आ रही है। अभी शिंजुकू आने के पहले मैं और आर्यन रोप्पोंगी स्टेशन के तोए ओएदो लाइन स्टेशन में गए थे, और नीचे जाते जाते मैं आर्यन को ऐसे 10 मिनट के बाद बोलता हूँ, आर्यन हम बहुत नीचे नहीं आ गए? और वो बोलने के बाद भी हम 2 और फ्लोर नीचे गए। फिर ट्रेन आने तक मैंने गूगल किया कि वो स्टेशन एग्जैक्टली कितना डीप है। ये स्टेशन टोक्यो का सबसे डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन है, 42 मीटर्स अंडरग्राउंड। और इस सब में फैसिनेटिंग चीज़ ये है कि ऑल द वे नीचे जाने के बावजूद फुल कनेक्टिविटी मिलती है। वो वहाँ तक रेंज के टावर्स कैसे सप्लाई करता है मुझे कोई आइडिया नहीं है। रेंज एक्सटेंडर्स,
रेंज एक्सटेंडर्स। यस, तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये रहता है कि जो वेव्स रहता है ना, एट सम पॉइंट दे डोंट हैव, उनके पास इनफ एनर्जी नहीं रहती है थोड़े मटेरियल्स के थ्रू जाने की, तो रेंज एक्सटेंडर्स के थ्रू या फिर रिपीटर्स भी आप बुला सकते हो उन्हें, सिग्नल को वापस एम्पलीफाई किया जाता है। दैट इज़ माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस टेक्नोलॉजी, सेल्यूलर टेक्नोलॉजी इन जनरल। तो उसके थ्रू आपके रिपीटर्स या फिर एक्सटेंडर्स के थ्रू आपकी सिग्नल नीचे तक आती है। तो ये बहुत फैसिनेटिंग था। एंड नंबर 2, इतना खोदने के बाद उन लोगों ने एक स्टेशन कैसे बनाया, मुझे समझ में नहीं आता। ऐसा है कि उन्होंने अबव ग्राउंड जो भी स्पेस है वो फुल्ली मैक्सिमाइज किया है। अब वो बोर हो गया और उनको और मस्ती करने के लिए वो नीचे खोद रहा है और कुछ बना रहा है। और अरे सीरियसली मेरा मतलब दिमाग हिल जाता है। और पता है वो जो एंट्रेंस था जहाँ से हम नीचे गए, वो इतना सा था, छोटू सा था, और ऐसे लग रहा था कि जमीन के अंदर एक छोटा सा होल है जिसके अंदर हम जा रहे हैं। और वो एंट्रेंस इतना सा था पर नीचे वो बड़ा बड़ा होते जा रहा था। मस्ती कर रहे हैं ये लोग। तो स्वागत है आप सभी का ओमोई दे योकोचो में। इस जगह की थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। इसका लिटरल ट्रांसलेशन मेमोरी लेन है, पर फन फैक्ट, इनफॉर्मली इस जगह को पिस लेन भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत पहले जापान में जब पब्लिक वॉशरूम्स नहीं थे तब लोग उस पतली गली में ये करने के लिए आते थे। इसीलिए इनफॉर्मली आज भी ऐसे जोक वे में इस गली को पिस एली कहा जाता है। अब अगर आपको शिंजुकू के नाइट लाइफ को अच्छे से चेकआउट करना है पर आपको क्लब्स में या पब्स में नहीं जाना, तो आप यहाँ पर आके अपने दोस्तों के साथ इन छोटे छोटे दुकानों में बैठ सकते हो। सिर्फ एक चीज है, इनकी एक पॉलिसी होती है कि अगर आपको यहाँ पे खाना खाना है तो आप सिर्फ खाना नहीं खा सकते। वैसे देखा जापान में स्ट्रीट फूड बहुत ज्यादा मशहूर है, और ओमोई दे योकोचो में याकीतोरी करके स्ट्रीट फूड आइटम मिलता है, वो बहुत बढ़िया है। तो याकीतोरी बेसिकली चिकन के टुकड़े होते हैं जो वो एक स्टिक पे अलाइन करते हैं और हल्के से सेकते हैं। तो याकीतोरी बड़ा टेस्टी होता है। पर अगर आपको ओमोई दे योकोचो में याकीतोरी एंजॉय करना है तो उनकी पॉलिसी ये है कि आपको फूड के साथ साथ मिनिमम एक अल्कोहलिक ड्रिंक कंज्यूम करना पड़ेगा। अब मैं अल्कोहल कंज्यूम नहीं करता, आर्यन अल्कोहल कंज्यूम नहीं करता, इसीलिए हम दोनों ओमोई दे योकोचो की जो पतली गली है वहाँ के एक कोने से लेके दूसरे कोने तक हम चल के बाहर आए। पर वहाँ पर बहुत कोजी पब्स है और बहुत लोग अल्कोहल कंज्यूम कर रहे होते हैं, बियर पी रहे होते हैं और खाना एंजॉय कर रहे होते हैं। बस एक ही चीज़ है, उस गली से बाहर निकलने के बाद वो जो भी चिकन स्क्यूअर्स ग्रिल कर रहे होते हैं उनका सारा धुआं कपड़ों पे लग जाता है। तेरे क्लोज पे आ रहा है क्या स्मेल? हल्के से ऐसे हाथ कपड़ों इन पे ऐसे स्मेल आता है, स्मोकी सा। अगर आपने इस सवाल का जवाब दिया तो आपको मेरे साइड से एक गिफ्ट। यहाँ पर 5 बजे से लेके 25 बजे तक क्यों लिखा है ये मुझे प्लीज कोई बताओ। आर्यन, हम उन्हें क्या दे, गिफ्ट क्या दे करेक्ट आंसर वाले बंदे को? नहीं पता। ना 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 तेरा आईफोन, ना 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 तेरा मैकबुक। अरे इतने सारे है, एक दे दे। नहीं तो आज डिनर के लिए बाहर बैठने की कोई एनर्जी नहीं थी, इसीलिए मैंने और आर्यन ने वेंडीज नाम के बर्गर प्लेस से एक बर्गर टेक अवे किया। ऑनेस्टली जो बिल बोर्ड उन्होंने शॉप के बाहर लगाया था उसमें बहुत बड़ा दिख रहा था, पर मैं साइज से काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। ये खाने के बाद होपफुली भूख थोड़ी बहुत मिट जाती है, वरना कल के जैसा सीन हो जाएगा 12 बजे लॉसन जाके कुछ उठाना। पर ये मैं खाऊंगा, ये मैं खाऊंगा। ये आर्यन का डिनर है, स्ट्रॉबेरी क्रीम। और इसी के साथ आज का वीडियो खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया एक लाइक छोड़ देना, दिल से पसंद आया तो किसी भी दोस्त के साथ शेयर करना। स्टे सेफ, टेक केयर, नॉट डन येट, एंड गुड नाइट।